Assalamu alaikum viewers. First of all, I would like to introduce myself. My name is Ramsha Rafi and I'm going to tell you about electron transport chain. जो हमारी प्रीवियस वीडियोस थी उसमें हमने ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बात की थी, उसका इंट्रोडक्शन देखा था और क्रिप साइकिल देखी थी। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप पहले उसको भी देख लें, उससे आपका काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। अगर मैं आपको रिवीजन करवाऊँ पीछे से मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है, तो मैंने आपको ये बताया था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मैट्रिक्स होता है, ठीक है, जो मैट्रिक्स होता है। देखें ये फिगर मैं आपको ये जो दिखा रही हूँ ये एक माइटोकॉन्ड्रिया की फिगर है। इसकी जो इनर फोल्डिंग है वो कवरिंग कर्व्ड है, ठीक है, कर्व्ड है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। अभी मैं बताऊंगी किस तरह से होगी ये, इन डिटेल में हम बात करेंगे इसके बारे में। और जो आउटर मेम्ब्रेन है वो तो सिंपल है, ऐसे ही सीधी है। और इसका मैट्रिक्स है इधर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्रिप साइकिल चलती है और जिसके रिज़ल्ट में हमें ATPs मिल रही थी 36, और है ना, कोई बुक्स 38 भी लिखती है उसको। तो आप वो मेरी वीडियो देखें, सारी कैलकुलेशन है उसकी, ATP की प्रोडक्ट्स कितनी आएंगी, सारा गेन जो है क्रिप साइकिल का वो भी मैंने कैलकुलेट करवाया है, इंडिविजुअली भी बताया कि कितना कितना कहाँ से आएगा। NADH क्रिप साइकिल से जो NADH2 लिख लेगा और FADH2 लिख लेगा, ये क्या है, ये दोनों आपने अगर नहीं पता आपको, आप वो वीडियो भी देखें, मैं यहाँ भी बता देती हूँ। एक NADH2 से जो है 3 ATP के मालिक्यूल आते हैं, ठीक है, और एक FADH2 के मालिक्यूल 2 ATP के मालिक्यूल्स देता है। तो ये इनडायरेक्टली क्या करेंगे, ATP को सिंथेसाइज करेंगे। बट क्वेश्चन ये है कि कैसे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये इनर मेम्ब्रेन में मैंने इस तरह से शो की हुई है, डॉटेड से यहाँ पर चलती है। ग्रुप ऑफ प्रोटीन जो होता है ना, उसको हम कहते हैं कम्प्लेक्सेस। ग्रुप ऑफ प्रोटीन होता है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, उसकी इनर मेम्ब्रेन में ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स पाई जाती हैं जिन्हें हम कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। अब इन कॉम्प्लेक्सेस के लिए कुछ फंक्शन करवाना है, हमने काम करवाना है, तो इनके लिए हमें कुछ नॉन प्रोटीन भी चाहिए होती हैं, ठीक है। अब वो कॉम्प्लेक्सेस कितनी तरह के होते हैं, वो 5 टाइप्स के होते हैं, तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं और इन डिटेल हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से हमें पता चलेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये मैंने बनाई हुई है। ये आप कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें, ये मैंने मतलब डिटेल दिखाने के लिए ना, जो इनर फोल्डिंग है ना उसको भी मैंने सीधी ही बना दी है, कर्व नहीं की, ठीक है। तो ये पहले वाली जो लाइन है, ये जो ऐसे है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, फिर यहाँ पे ये मटेरियल है जहाँ पे क्रिप साइकिल चलता है, और ये मैट्रिक्स मतलब मेन मैट्रिक्स है। नो ये वो है, स्पेस है, दो मेम्ब्रेन के दरमियान का स्पेस है, सॉरी। और ये जो है वो इनर जो है मेम्ब्रेन है जिधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन काम करती है। तो कैसे काम करती है तो हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है कि जो भी कोई मेम्ब्रेन होती है, फोकस करना है इस बात पे, वो लिपिड्स की बनी होती है और वो बाइलेयर होती है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इंडिविजुअली FSC में भी ये काफ़ी हमने इसमें डिटेल पढ़ा हुआ है कि ये लिपिड की बनी होती है और बाइलेयर होती है, ठीक है। तो इसलिए ही मैंने इसको इनर लेयर को ही बाई लेयर शो कर दिया है। अगर आप कंसंट्रेट कर सकें, ये और ये दो मतलब इनर लेयर को ही मैंने बाई लेयर शो कर दिया है। अब हम इनर लेयर को ही स्टडी करेंगे बिकॉज इसमें ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है। सब में पहले क्या होता है, कितने कम्प्लेक्सेस होते हैं, 5 टाइप्स के कम्प्लेक्सेस होता है। एक होता है कम्प्लेक्स 1, ठीक है, फिर कम्प्लेक्स 2 आना चाहिए था लेकिन ऐसा होता नहीं है, कम्प्लेक्स 2 नीचे चला जाता है, यानी कुछ वो इनर मेम्ब्रेन में होता है, कुछ वो मैट्रिक्स में होता है।
और जो तीसरा होता है ना वो इन दोनों के दरमियान होगा। समय पहले NaDH2 से ऑक्सीडेशन होती है, क्या बन जाता है, Na+ बन जाता है। उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक हाइड्रोजन निकाल दिया। अब उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास जाएगा, वो जाएगा FMN के पास। FMN क्या है, फेलामीन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब इसके पास जाने के बाद वो FeS के पास चला जाएगा, आयरन सल्फेट के पास चला जाएगा। फिर वहाँ से वो क्यूनीन के पास जाएगा, फिर वो हाइड्रोक्यूनीन के पास जाएगा। अब क्यूनीन जो क्यों है, ये प्रोटीन नॉन जो है वो ये भी नॉन प्रोटीन पार्ट है जो फंक्शन करवाने के लिए इसका, तो ये न्यूट्रल रहना चाहता है। तो फिर इससे क्या होगा, ये जहाँ हाइड्रो ऑक्सीडेशन हुई थी NaDH2 की, तो एक प्रोटॉन भी साथ आया था। अब प्रोटॉन भी ऊपर चला जाएगा, यानी इसकी भी एक्साइटेशन हो जाएगी। अब ये जो क्यूनीन था इसने एक इलेक्ट्रॉन भी ले लिया और एक प्रोटॉन भी ले लिया, इसमें ये अब न्यूट्रल है। अब ये हाइड्रोक्यूनीन को वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, फिर हाइड्रोक्यूनीन किसको दे देगी, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 3 में जो साइटोक्रोम B पड़ा है उसको दे देगी। फिर वो साइटोक्रोम B से FeS में चला जाएगा, फिर FeS में जाने के बाद वो साइटोक्रोम C1 में चला जाएगा, फिर साइटोक्रोम C1 में जाने के बाद साइटोक्रोम C में चला जाएगा। और उधर दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स 2 में क्या हो रहा होता है कि जो FADH2 है वो की ऑक्सीडेशन होती है और वो FAD+ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लिख लेगा और एक हाइड्रोजन लिख लेगा। कॉम्प्लेक्स 2 की बात कर रही हूँ मैं। अब इसमें भी उसी की तरह होगा कि पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, लेकिन वो अब FMN में नहीं जाएगा क्योंकि FMN इधर है ही नहीं, वो डायरेक्ट FeS में चला जाएगा। और उसमें जाने के बाद वो क्यूनीन में जाएगा, फिर हाइड्रोक्यूनीन में उस तरह ही से जाएगा, और इस तरह से हाइड्रोजन भी जाएगा जब इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि वो क्यूनीन ने न्यूट्रल रहना है। ये भी किसको दे देगा, साइटोक्रोम C को दे देगा। और यहाँ से जो आ रहा था वो भी B से फिर FeS में आया, फिर साइटोक्रोम C1 में आया, जैसे भी C1 में, यानी दोनों तरफ से कॉम्प्लेक्स 1 से और कॉम्प्लेक्स 2 से ये सारा जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में चला गया, साइटोक्रोम। एक्साइटेशन जो इलेक्ट्रॉन की हुई है वो सारा साइटोक्रोम C में आ गया। अब साइटोक्रोम C क्या करेगा, साइटोक्रोम A को दे देगा इसको, फिर साइटोक्रोम A क्या करेगा, साइटोक्रोम A3 को दे देगा। तो इनडायरेक्टली ये जो इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन हो रही है, तो इसमें क्या हो रहा है कि आप गौर करें स्पेस जो इनके दरमियान स्पेस है, तो हर एक्साइटेशन में एक हाइड्रोजन ऊपर जा रहा है, हर एक्साइटेशन के नतीजे में एक हाइड्रोजन ऊपर जा रहा है, न्यूट्रल H+ ऊपर जा रहा है। तो ये क्यों ऊपर जा रहा है, इसका भी तो कोई रीज़न होगा। तो हमने इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन ही एक्चुअली इसलिए करवाई थी कि हमारे पास जो स्पेस है उसमें क्या इकट्ठे हो जाए, दो मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है उसमें हाइड्रोजन्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाएं। फिर हाइड्रोजन्स इकट्ठे हो गए, ठीक है। फिर साइटोक्रोम A में आया था इलेक्ट्रॉन, फिर साइटोक्रोम A3 में आया, अब भी दोबारा फिर एक हाइड्रोजन ऊपर चले जाएगा। यानी हर स्टेप में जब इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन हो रही है, हाइड्रोजन जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा साथ हाइड्रोजन भी जाएगा उसको न्यूट्रल करने के लिए, वो स्पेस में ही रहेगा दो मेम्ब्रेन के दरमियान, ठीक है। ये किसकी स्पेस थी, माइटोकॉन्ड्रिया की जो दो मेम्ब्रेन होती है उनके दरमियान स्पेस है, वहाँ इकट्ठा होता रहेगा। फिर ये साइटोक्रोम जो कॉम्प्लेक्स 4 में ये साइटोक्रोम A के पास आया था इलेक्ट्रॉन, फिर साइटोक्रोम A3 के पास आया। आई होप दिस विजिबल। फिर उसके बाद क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और H2O बना देंगे, क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। अब एक्चुअली ये जो हाइड्रोजन की मैंने बात की थी ना, स्पेस में जो है, मतलब ऊपर जो स्पेस है दो के दरमियान उनमें है, तो ये किस लिए इकट्ठा हो रहा था, ये हो रहा था, ये हाइड्रोजन पोटेंशियल है, आपको पता हो फिजिक्स में पढ़ा हो, हाइड्रोजन पोटेंशियल एनर्जी देने के लिए है। एक्चुअली हमने इन H+ से ही एनर्जी ड्राइव करनी है। कैसे करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक अलग से कम्प्लेक्स होता है, उसके दो जो होते हैं ना वो
दो उसके लोब्स होते हैं, एक को एफ नोट कहते हैं और एक को F1 कहते हैं। दो इसके पार्ट्स होते हैं, इसको एक को ऊपर वाले को F नोट कहते हैं और नीचे वाले को F1 कहते हैं। वैसे होना ये चाहिए था कि नीचे वाला थोड़ा सा स्फेरिकल होता है तो उसको F नोट कहना चाहिए, लेकिन ऑपोजिट है, जो स्फेरिकल है उसको F1 का नाम दिया गया और ऊपर वाले को F नोट का नाम दिया गया। तो F1 में क्या होता है, एक एंजाइम होता है एटीपी सिंथेसिस। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसने एटीपी को सिंथेसाइज करना है। ओके, फिर देन क्या होता है, जो ये कम्प्लेक्स है, ठीक है। अब ये जो सारा जो इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस थी, इधर से सारा इलेक्ट्रॉन जाता रहता है और इस जो कम्प्लेक्स 5 जो बना है इसके अंदर जाएगा और यहाँ पे एंजाइम होता है एटीपी सिंथेसिस, वो एटीपी सिंथेसिस करवा देगा। कैसे करवाएगा, एडीपी को पकड़ेगा और उसको एटीपी में कन्वर्ट कर देगा। तो ये क्या है, इनडायरेक्टली एटीपी का बनना है। मेन क्यों हम इनडायरेक्टली कह रहे हैं, क्योंकि जो क्रिप साइकिल में हमें प्रोडक्ट मिले थे, NADH2 मिला था, FADH2 मिला था, जो कि इनडायरेक्टली हमें प्रोटीन देते हैं, वो वाले प्रोडक्ट आए और उनसे हम ATP बना रहे हैं। तो ये इनडायरेक्टली होगी, क्योंकि एक प्रोडक्ट से हम बना रहे हैं जो कि क्रिप साइकिल में थे, उनसे बनाया, तो इनडायरेक्टली हो गई। तो ये इनडायरेक्टली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है, ठीक है, इनडायरेक्टली। और जो डायरेक्टली होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, जो उसमें हुई थी ग्लाइकोलाइसिस में, उसको कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। और जो इनडायरेक्टली होती है उसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। अब हम आ जाते हैं, अब हमें क्या मिल गई, ATP मिल गई जो इसके प्रोडक्ट था। लेकिन हम इसको नाम कैसे देते हैं, कम्प्लेक्सिस को, इन 5 कम्प्लेक्सिस को नाम कैसे देते हैं। पहले कम्प्लेक्सिस को हम नाम देंगे NADH2 हाइड्रोजिनेस, क्योंकि ये इसकी क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को, इनके जो हाइड्रोजन है उसको रिमूव कर रहा है, तो उसके ऊपर नाम दे दिया गया है NADH2 हाइड्रोजिनेस। देन नेक्स्ट आ जाए, अब कम्प्लेक्स 3 की बारी है, इसको क्या नाम दिया गया, इसको दिया गया, इसमें देखें B भी है और C1 है, ठीक है। इस साइटोक्रोम को क्या नाम दिया गया, इस साइटोक्रोम को 3 को, साइटोक्रोम 3 को नाम दिया गया A। इसमें वो साइटोक्रोम A है और इस कम्प्लेक्स ये कम्प्लेक्स 3 है। इस कम्प्लेक्स 3 को जो नाम देंगे हम इसकी साइटोक्रोम की बेसिस पे देंगे। मीन कैसे, इसके अंदर B साइटोक्रोम पड़ा है और C1 साइटोक्रोम पड़ा है, तो AC1 साइटोक्रोम कम्प्लेक्स का नाम दे देंगे इसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाए 2 को कैसे नाम देंगे। अब इसमें हमने देखा था कि जो FADH2 है वो हाइड्रोलाइज हो रहा था, ठीक है, अपने 2 हाइड्रोजन को, हाँ मतलब उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रहे थे, उसकी ऑक्सीडेशन हो रही थी, ठीक है। अब जब उसकी ऑक्सीडेशन हो रही थी, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, तो उसके ऊपर उसको नाम देना चाहिए था FADH2 कम्प्लेक्स का या फिर हाइड्रोजिनेस का नाम देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं दिया, उसको दिया है सेकंड को नाम सक्सीनेट हाइड्रोजिनेस। हाइड्रोजिनेस तो लफ्ज़ समझ आ रहा है कि हाइड्रोजन निकला तो उसकी वजह से इसको हाइड्रोजिनेस कह दिया, जस्ट लाइक इधर दिया था NADH2 में दिया था। लेकिन अब ये सक्सीनेट क्यों लिखा, गौर करें, जब ग्लाइकोलाइसिस आपने नहीं पढ़ी तो मैं देखें जाके, जब ग्लाइकोलाइसिस मैंने पढ़ाई थी तो मैंने बताया था आपको कि जो क्रिप साइकिल में हमने देखा था, ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रिप साइकिल में देखा था, जो FADH2 बन रहा था वो सक्सीनेट से ही बन रहा था। FADH2 कहाँ से बन रहा था, सक्सीनेट से। तो इस वाले कम्प्लेक्स को इसलिए FADH2 की जगह सक्सीनेट हाइड्रोजिनेस भी कहते हैं। सक्सीनेट हाइड्रोजिनेस का नाम दिया गया इसको, क्योंकि FADH2 जो क्रिप साइकिल में सक्सीनेट से ही मिलता है। सो ये सेकंड का नाम मैंने इस साइड लिख दिया, सक्सीनेट हाइड्रोजिनेस। अब आ जाए 4 का नाम। 4 का नाम 3 की तरह ही हमने उसकी बेसिस पे रखा है, साइटोक्रोम की बेसिस पे 4 कम्प्लेक्स का नाम रख दिया है। इसमें कौन कौन से वो चीज़ें हैं, A और A3 कम्प्लेक्सेस, ठीक है, A और A3 कम्प्लेक्सेस का नाम दे दिया। और उसमें क्या था, A और C1 कम्प्लेक्सेस का नाम, B और C1 कम्प्लेक्सेस का नाम दे दिया। ये गलती से मैंने A लिख दिया है बट ये B है, देखें BC1 कम्प्लेक्सेस, ओके, सेकंड का, थर्ड का नाम है।
और 4 का नाम देखें, यहाँ पे A है और A3 है, तो क्या बना, साइटोक्रोम A और A3 कम्प्लेक्सेस। अब नीचे आ जाएं, इसको क्या नाम देंगे, इस कम्प्लेक्सेस को 5 है, इसका नाम तो मतलब नाम नहीं है इसका, इसको ऐसे ही याद करना है कि ये उसकी पास हाइड्रोजन की पासेज के लिए होता है ये, कि हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, ये इनर जो मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस है वहाँ पड़ा हुआ, इधर इस कम्प्लेक्सेस से यहाँ आएगा, कहाँ आएगा, उसमें आएगा जो मैट्रिक्स है साइटोप्लाज्म की, नीचे ये मैंने मैट्रिक शो की हुई है, ये मैट्रिक है, ये बाइलेयर इनर मेम्ब्रेन को शो किया हुआ है, और ऊपर स्पेस है और ऊपर इनर लिनिंग है, आउटर लिनिंग है। तो अगर इसमें कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो इंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, और बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एफएससी वाले बच्चों को भी ये पता होना चाहिए। और अगर इसमें आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई हुई तो मैं अगेन कहूँगी आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड पे कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बोर्ड पे ही बनाऊँ, क्योंकि इसमें इतना पॉसिबल नहीं होता है कि बच्चे समझ सकें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ सकेगा। ठीक है, टेक केयर, और शेयरिंग वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग, और लाइक कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। सब